अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने शिक्षण संस्थानों के अंदर हमारा रिजर्वेशन ना दिया होता तो हमारे लोग ना वकील बन पाते, ना डॉक्टर बन पाते, ना इंजीनियर बन पाते, ना जज बन पाते, ना कलेक्टर बन पाते, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर कुछ भी नहीं बन पाते। आज भी हम गुलामी कर रहे होते, बिना पैसे के काम कर रहे होते, काम के बदले में पैसे मांगते तो पीछे लात खाते। अगर इस हजारों साल की गुलामी को किसी ने तोड़ा है तो अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तोड़ा है। और आज हमारे लोग बाबा साहेब के दिए रिजर्वेशन से इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं और बाबा साहेब को भूल जाते हैं। ऐसे लोग समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जो लोग हमारे निगम पार्षद बनते हैं, जिला परिषद जीत के जाते हैं, एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, मंत्री बनते हैं, जज बनते हैं, वो लोग अगर समाज के दुख तकलीफ को दूर करने का प्रयास नहीं करते तो वो समाज के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं और बाबा साहब के संविधान के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। हमारी आपकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक कांग्रेस मजबूत थी, आज बहुत से लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि कांग्रेस के चवन्नी के भी मेंबर मत बनना। आपने सुना होगा, बहुत से लोग इस बात को बोलते हैं, लेकिन वो इतिहास को जानते नहीं है, पढ़ते नहीं है। बाबा साहब ने किस वक्त ये बात कही थी, पहले ये तो देख लो। तब कही थी जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस से ये करवाना चाहते थे कि आप जाति खत्म करने के लिए काम कीजिए, आप हमारे लोगों को भी उनका हक अधिकार दीजिए। तो उस वक्त कांग्रेस ने, उस वक्त की कांग्रेस ने उसको एजेंडे में नहीं लिया था, इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये बात कही थी। लेकिन बाद में उसी कांग्रेस ने उसको एजेंडे में भी लिया। जब संविधान सभा बनी, संविधान बनाने की ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, तो उसी कांग्रेस ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया और बाबा साहेब ने स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? बाबा साहेब ने इसलिए स्वीकार किया कि अगर मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना रहे हैं तो मैं भारत का संविधान जब ड्राफ्ट करूंगा तो अपने लोगों के हक और अधिकार सुनिश्चित कर पाऊंगा। और जब वो प्रथम कानून मंत्री बने, पहली बात तो जब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हो गए, ड्राफ्ट बनाया, संविधान पेश किया, तो संविधान के अंदर अपने पूरे समाज को, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, लेकिन ये अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की काबिलियत थी कि उन्होंने सबको बराबर कर दिया, सबके सारे रास्ते खोल दिए। और अभी बहुत लोगों को यह भी नहीं पता है कि संविधान सभा में जब इस बात पे चर्चा हुई कि अब अंग्रेज जाने वाले हैं, अब हमें अपनी सरकार चुननी है, तो वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए? ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य ये चाहते थे कि वोट डालने का अधिकार केवल जो इनकम टैक्स देते हैं उनको मिलना चाहिए, जो ग्रेजुएट हैं उनको मिलना चाहिए, जो बड़े जमींदार हैं उनको मिलना चाहिए। अब सोच के देखो, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चुप रह जाते और संविधान सभा की उस बात को मान लेते तो भारत में चूंकि मनुस्मृति की वजह से, जो मनुस्मृति में पाबंदी लगी हुई थी दलित के, आदिवासी के, पिछड़े वर्ग के पढ़ने पर, महिलाओं के पढ़ने पर, तो हमारे लोग ग्रेजुएट कहां से बनते? इसका मतलब हमें वोट का अधिकार नहीं मिलना था, हमें व्यापार करने का अधिकार नहीं था, तो इनकम टैक्स पे ही कहां से होते? तो हमें वोट का अधिकार नहीं मिलना था, हमें प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था, तो हम जमींदार कैसे बनते? तो इसका मतलब वो संविधान सभा देश के 95% लोगों को वोट का अधिकार देना ही नहीं चाहती। अगर हमें वोट का अधिकार नहीं मिलता, बाबा साहब नहीं लड़ते, तो क्या कोई सांसद विधायक हमारे घर आता? आज वोट मांगने बड़े से बड़ा नेता हाथ जोड़ के आता है ना, उस वोट की वजह से आता है। ये हमारी गलती है कि हम उस वोट की वैल्यू नहीं समझ रहे। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए और उन्होंने कहा कि केवल इनकम टैक्स पेई को या ग्रेजुएट को या जमींदार को नहीं, भारत में रहने वाले सभी लोगों को, चाहे मजदूर हो, किसान हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सबको वोट का अधिकार मिलेगा और सबकी वोट की कीमत बराबर होगी। वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। लेकिन हमारे लोगों ने अपनी उस वोट की कीमत को पहचाना नहीं। कोई शराब की बोतल में, कोई 1000-2000 रुपए में, कोई 10-20 किलो अनाज में अपना वोट बेच देता और 5 साल तक फिर अपना
दमन दमन होता है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान में सबको बराबर कर दिया। अगर बाबा साहब ये कहते हैं कि नहीं कांग्रेस की सरकार है, मैं नहीं बनूंगा मंत्री, सोच के देखो क्या हिंदू महिलाओं को जो हिंदू कोड बिल के माध्यम से अधिकार मिले, क्या वो अधिकार मिल पाते हैं? अगर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान लिखने की जिम्मेदारी से मना कर देते कि मुझे कांग्रेस के साथ मिलकर काम ही नहीं करना है, मुझे संविधान सभा में जाना ही नहीं है, मुझे कानून मंत्री बनना ही नहीं है आपकी सरकार में, तो सोच के देखो जो कुछ हमें मिला, जो रिजर्वेशन मिला नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में, या जो वोट का अधिकार मिला, एमपी एमएलए बनने का अधिकार मिला, ये जितने भी अधिकार मिले, अगर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा में नहीं होते और बाद में कानून मंत्री नहीं बनते, तो क्या जो वो हमें देकर गए क्या वो हमें मिल पाता? इसका मतलब वो जो लोग ये बात कहते हैं कि चवन्नी के भी वर्कर मत बनना, वो किसी और समय पे कहा था, लेकिन बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उसी कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने समाज को संविधान के माध्यम से देकर चले गए ना सब कुछ। और जब कांग्रेस की सरकार बन गई, बाकी सरकारों ने क्या दिया और क्या आपका छीन लिया, और कांग्रेस ने हमें क्या दिया, इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। जब देश गरीब था तो शिक्षा फ्री थी। कांग्रेस की सरकार में इतना वजीफा मिल जाता था, स्कॉलरशिप के पैसे से ही पढ़ के हमारे लोग इंजीनियर बन गए, जज बन गए, कलेक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, प्रोफेसर बन गए, वकील बन गए, तमाम बड़ी बड़ी कुर्सियों पे हमारे लोग बिना पैसे खर्च किए स्कॉलरशिप के पैसे से पढ़ के बन गए। गलत कह रहा हूं क्या? और जब पहले बैंक प्राइवेट होते थे, इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेट होती थी, लेकिन कांग्रेस ने बैंकों का, इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया। इंदिरा जी के टाइम पर बैंकों का, इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो उसके अंदर हमारे लाखों लोगों को रोजगार मिला। 100 से ज्यादा पीएसयू बनाए कांग्रेस के टाइम पर। उन पीएसयूज के अंदर हमारे लाखों लोगों को नौकरियां मिली। एक मिडिल क्लास बना हमारे समाज में से। जब नौकरी मिली तो मिडिल क्लास बना ना, कुछ पैसा आने लगा घर में, अच्छा खाने को मिलने लगा, अच्छा पहनने को मिलने लगा, बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई मिलने लगी। अगर ये नौकरी ना मिली होती, सोच के देखो, अगर हमारे लोगों को नौकरियां ना मिली होती तो क्या हमारा मिडिल क्लास बन पाता? मिडिल क्लास बना तो हमने बहुत सारी संस्थाएं बनाई। संस्थाओं को जब चंदा देने का काम कौन करता है? मिडिल क्लास करता है। बामसेफ बनी, बामसेफ मिडिल क्लास की थी ना, नौकरी पैसा थे ना, वो सारे चंदा देते थे तो कांसीराम जी पार्टी बना पाए। अगर वो चंदा नहीं देते, अगर नौकरी ना लगी होती तो चंदा देने के लिए पैसा नहीं होता, पर पैसा नहीं होता तो बामसेफ खड़ी नहीं हो पाती, बामसेफ खड़ी नहीं हो पाती तो राजनीतिक पार्टी खड़ी नहीं हो पाती। तो जो भी कुछ हम लोग कर पाए वो मिडिल क्लास जो बना वो नौकरी से बना। तो हमें थैंक्स करना चाहिए उस सरकार को जिसने नौकरी देने का काम किया, जिसने स्कॉलरशिप देने का काम किया। लेकिन एक ऐसा समय आया जब हमारा समाज किसी न किसी कारण से कांग्रेस से दूर हुआ। मुस्लिम कांग्रेस से दूर हुआ, तमाम अल्पसंख्यक कांग्रेस से दूर हुए। उसके बाद जो सरकारें बनी, उन सरकारों के बनने के बाद क्या हुआ, इसका भी अध्ययन कर लीजिए। और इस बात को इसलिए मत मानना कि मैं कह रहा हूं, राजेंद्र गौतम कह रहा है, खुद जांच परख लो, सारी सरकारों के काम निकाल लो। जब तक कांग्रेस रही उसने क्या क्या काम किए, उसके बाद दूसरी सरकारें बनी उन्होंने क्या क्या काम किए। क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर ही शेड्यूल्ड कास्ट कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान भी कांग्रेस ने दिया, प्लानिंग कमीशन कांग्रेस ने दिया। सोच बाबा साहेब अम्बेडकर की, बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच को कांग्रेस ने लागू किया। जमीन के, खेत की जमीन के पट्टे दिए 20 सूत्री कार्यक्रम में, 20 पॉइंट प्रोग्राम में, इंदिरा जी के टाइम पे। एग्रीकल्चर लैंड के भी पट्टे दिए, रेजिडेंशियल प्लॉट के पट्टे भी दिए। लोगों को मकान के लिए पैसा भी मिला उस वक्त। और उसके बाद जैसे जैसे वो कमजोर हुआ, भारत सरकार ने पहली बार डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाई अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर, सरकारी संस्थानों को बेचने के लिए। और जो जो सरकारी संस्थान बिक गया वहीं हमारी नौकरी के रास्ते बंद। उसी सरकार ने धीरे धीरे हमारा स्कॉलरशिप खत्म कर दिया। जो फेलोशिप मिलती थी हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स को, वो फेलोशिप भी लगभग बंद। जो नौकरी मिल जाया करती थी, इतने सारे पीएसयू में सारे ज्यादातर पीएसयू बेच दिए, वहां नौकरी खत्म। सरकारी नौकरी में 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह बंद करके ठेके पे दे दिया, आउटसोर्स कर दिया, वहां नौकरी खत्म। जो सफाई कर्मचारी होते थे, अगर वो पक्की नौकरी है तो 50,000 से तनख्वाह है, लेकिन जो ठेकेदार के तहत काम कर रहा है उसको 8-10 हजार रुपये मिल रहे हैं।
तो ये इतना शोषण जो ठेकेदारी प्रथा की वजह से हुआ, फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह आउटसोर्स करने की वजह से हुआ, देश के सारे पीएसयूज बिकने की वजह से नौकरियां चली गई। आज सरकार ने रेलवे आधे से ज्यादा बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, आपकी पेट्रोल कंपनियां बेच दी, गैस कंपनियां बेच दी। Chandar Consultants Limited building maintenance handyman under Check Trade platform is now available on your local London area. He has more than 5 years experience in same line. He used to work with reputed companies, agencies as well local builders with brothers. He is professional by plumbing, electrician, masonry, carpentering. For more information, please contact him at under Check Trade platform www.checktrade.com/921760. Chandar Consultants Limited. Call him on this number 07940795686. ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ।